दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 में आगामी आने वाली परीक्षाओं से संबंधित 28/11/2025 का पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि हमारे बहुत लिए अति ही महत्वपूर्ण होगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्न में से क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जड़त्व कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, बल कहा जाता है या क्रिया और प्रतिक्रिया कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूटन के प्रथम नियम की, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है, कहा जाता है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम ही अवस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। तब जब तक यह कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वस्तु के जो बाहरी बल ना लगाया जाए तो वस्तु की जो प्राकृतिक गुण होता है वो अपनी ही अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे हम जड़त्व यानी कि इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं। इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना में समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। तो कौन सा जो मूलभूत सिद्धांत है वो पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो पत्थर का द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है और अर्थात यह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। कोई भी वस्तु है वो जड़त्व पूरी तरीके से उसके जो द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर करती है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु का जड़त्व उतना ही ज़्यादा होता है और उसकी जो अवस्था होती है उसको बदलना उतना ही कठिन होता है। क्योंकि पत्थर का जो द्रव्यमान होता है वो फुटबॉल से बहुत ही अधिक है, इसीलिए वो स्थिर अवस्था में रहने का अधिक प्रयास करता है। जब भी हम किसी भी जैसे हम फुटबॉल है, हम उसे किक मारते हैं तो वह हमारी क्रिया के विपरीत पैर पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिससे पैर में चोट लग सकती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब बेरियम क्लोराइड, ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम यानी कि Na2SO4 के साथ अभिक्रिया की जाती है तो इस प्रकार अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? जब हम इस दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें Ba जो बेरियम होता है वो BaSO4 के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि जो क्लोरीन होता है, क्लोराइड, वो हमारा सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि 2NaCl का निर्माण करता है। यहाँ यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इस समीकरण में यह दोनों ही यौगिक आयनन जैसे बेरियम और सोडियम को अलग अलग अदला बदली करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ये जो अभिक्रिया हुई है इसमें बेरियम सल्फेट का जो सफ़ेद अवक्षेप होता है वो बनाता है, जिससे अभिक्रिया का जो यहाँ पे दोहरा विस्थापन होता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हानिकारक जीवाणुओं को निकलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत रुधिर कोशिका। जो लाइसोसोम होती है उसकी कोशिका की आत्मघाती थैली या पाचक थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली जो पाचक एंजाइम होते हैं वो बाहरी अवशिष्ट पदार्थों जैसे बैक्टीरिया को पचाकर नष्ट कर देते हैं और हमारे शरीर में सही यही जो काम होता है, यानी कि जो WBC होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं, जो कि बाहर से आने वाले जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको निकल कर और विघटित यानी कि डिकम्पोज करके एक शरीर की रक्षा करती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तरंग का जो आयाम होता है उसको बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? ऑप्शन ए आवृत्ति में, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य में, ऑप्शन सी तरंग की ऊर्जा में या फिर ऑप्शन डी चाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तरंग की ऊर्जा में। किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है या ऊर्जा उसके आयाम के वर्ग के सीधे समानुपात होती है, यानी कि ये एक दूसरे समानुपात होती है। इसलिए जब तरंग का आयाम बढ़ता है तो तरंग की जो ऊर्जा होती है उसकी प्रबलता यानी कि लाउडनेस भी बढ़ जाती है। तरंग के आयाम जो होता है बदलने से उसकी आवृत्ति तरंग दैर्ध्य या चाल पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो मुकुलन होता है वो आरंभ होता है, मुकुलन परिपक्वता, फिर मुकुलन वियोजन, फिर नई वृष्टि होती है। मुकुलन जो आरंभ होता है इसमें जनक के शरीर जो होता है पर एक छोटा उभार या बड बनना शुरू हो जाता है, जबकि मुकुलन परिपक्वता में यह उभार धीरे धीरे बढ़ता है और एक छोटी हाइड्रा का रूप ले लेता है, जबकि मुकुलन वियोजन में यह पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद यह एक जनक के रूप में यानी कि अलग हो जाता है। जैसे कि ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा, इसमें एक मुकुलन की तरह एक परिपक्व निकलता है, जिससे ये धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है फिर ये मुकुलन वियोजित हो जाता है। जिससे वियोजित हो जाता है इस पेड़ जैसे ही अलग होता है तो ये एक नया पेड़ बन जाता है, जिसे हम हाइड्रा यानी कि नई वृष्टि होती है, यानी अलग होकर एक स्वतंत्र नया जीव यानी कि हाइड्रा बन जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है वो F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर होता है, जहाँ M जो कैपिटल M होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और जो स्मॉल m होता है हमारा वो वस्तु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये दोनों ही गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान यानी स्मॉल m के सीधे समानुपाती होती हैं, यानी कि द्रव्यमान बढ़ने पर बल भी बढ़ेगा। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। धात्विक चालक जैसे कि हमारा तांबा होगा और एल्युमिनियम में जो धातु विद्युत होता है उसका प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब धातु का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके भीतर जो मौजूद परमाणु यानी आयनन होते हैं वो तेजी से कंपन करने लगते हैं। इस कंपन के कारण जो बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मार्ग में रुकावट यानी कि बढ़ जाती है, जिससे धातु का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस यानी कि बढ़ जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1 दे रखा है, एक सीधे धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित सकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। इसलिए इसका कथन 1 है। कथन 2 दे रखा है, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कथन 1 में दे रखा है, जब किसी भी सीधे तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही केंद्र वाले वृत्तों के रूप में बनती है। इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। जबकि इसमें दे रखा है, इन रेखाओं की जो दिशा होती है वो ज्ञात करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा और मुड़ी हुई उंगलियां जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। इसलिए कथन 2 भी हमारा क्या है? सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। इसमें दे रखा है H2S प्लस I2 जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो 2HI प्लस S का निर्माण करते हैं। इसमें निम्नलिखित कथन में दे रखा, पहला कथन दे रखा है, इसमें ये बताना है कि इस कथन में कौन सा कथन एक रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है। कथन 1 दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है, जबकि कथन 2 दे रखा है, आयोडीन का अपचयन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। यहाँ पे कथन 1 के बारे में बात करें तो जो H2S है इसमें हाइड्रोजन हट रहा है और सल्फर जो है इसमें बन रहा है, जबकि रासायनिक जो विज्ञान में जो हाइड्रोजन होता है उसका हटना एक ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए कथन 1 क्या है इसमें? सही है। अब कथन 2 के बारे में बात करें तो जो आयोडीन है यानी कि I2 के साथ जो हाइड्रोजन होता है जुड़ रहा है, जिससे हाइड्रोजन जो है आयोडाइड यानी कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडॉक्स यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए इसका जो कथन 2 है वो भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक हाउसिंग सोसाइटी में अवशिष्ट जो होते हैं वो दोनों डिब्बों में पृथक करना शुरू किया।
हरा रसोई जो होता है वो अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक धातुओं और कांच के लिए होता है। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका जो अजैविक होता है निर्माण, अपशिष्ट को जैविक निम्नकरणीय अपशिष्टों में पृथक करने में सहायता प्रदान करते हैं। जबकि अगर हम बात करें हरे डिब्बे की, तो हरा जो डिब्बा होता है इसका उपयोग गीले या फिर अजैव निम्नकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल जैसे कि रसोई का कचरा, फलों के छिलके इत्यादि जो अपशिष्ट होते हैं इसके लिए होता है। जबकि इसमें आसानी से खाद बनाई जा सकती है। जो कि अगर हम बात करें नीले डिब्बे की, तो नीले डिब्बे का उपयोग सूखे या फिर अजैव निम्नकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया, कांच हो गया, अपशिष्ट के लिए होता है, जिसे हम रिसाइकिल किया जाता है। अगर हम इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, तो दोनों को अलग करने से जो कचरा होता है वो प्रबंधन प्रभावी और आसानी हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाभिक। ठीक है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही पतली सी पन्नी पर धनावेशी जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कणों की बौछार की, तो आंशिक कण जो सीधे इसमें से सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कण जो बहुत बड़े कोण से विक्षेपित हो गए, यानी कि यहाँ पे जैसे ही आए, ठीक है, तो ये ऐसे विक्षेपित हुए। और लेकिन इसमें उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु के समस्त धनावेशी तो द्रव्यमान होते हैं, उनके केंद्र में एक छोटा स्थान होता है, यानी कि इसमें जैसे ही अल्फा कण पड़ते हैं तो ये अपने ही डायरेक्शन में वापस लौट गए। इसलिए उन्होंने ये बताया कि जो धनावेश जो एक बीच में परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान उनके केंद्र में एक अत्यंत छोटा सा स्थान होता है, जिस पर केंद्रित है, जिसे हम उन्हें नाभिक के नाम से जानते हैं, यानी कि इस न्यूक्लियस कहा जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सुकेंद्र की कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? सुकेंद्रीय जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका के मस्तिष्क या कंट्रोल के रूप में कार्य करता है। इसके अंदर अनुवांशिक जैसे कि डीएनए या फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है। यह कोशिका के विभाजन, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और सभी आवश्यक जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित और निर्देशित करता है। इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका की जो जीवन होती हैं वो प्रक्रियाओं को निर्देशित करना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक मेज पर रखी किताब। ये स्थितिज ऊर्जा का एक सही उदाहरण है। अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की, तो वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की विशेष स्थिति, ठीक है, यानी कि पोजीशन या फिर आकार यानी साइज के कारण उसमें जो संचित होती है, जैसे कि यहाँ पे रखा ऑप्शन में मेज पर रखी किताब स्थिर होता है और जमीन से कुछ ऊंचाई पर होने के कारण उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, बाकी अगर हम बात करें तीनों विकल्प में, जैसे कि चलती ट्रेन, बहती नदी, लुढ़कती गेंद में इसमें गति होती है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। यह किस कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंगनी रंग के जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो न्यूनतम होता है और इसीलिए इसका जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है। अगर हम बात करें इसमें किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं, जबकि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। जबकि प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश होता है उसके 7 रंगों में से जो बैंगनी रंग होता है उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि जैसे ही यहाँ से लाइट होती है तो ये तो ऊपर चला जाता है, ये बाकी धीमे धीमे नीचे चला जाता है। ठीक है, 7 रंगों में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम होती है, जिसके कारण कांच के जो प्रिज्म होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है, इसी वजह से बैंगनी रंग अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा झुका यानी कि विचलित होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? द्विखंडन यानी कि जैसे बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिजन, यानी कि अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जो अमीबा और बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकाएं जीवों में पाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में एक परिपक्व जनक कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित होकर दो समान सतही कोशिकाएं बनाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा गया सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला कथन दे रखा है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, दूसरा दे रखा है यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा दे रखा है निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है। तीसरा दे रखा है निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा दोनों ही यहाँ पे दे रखा है गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। बाकी इसमें पहला और तीसरा सत्य है, यानी कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे इसमें पूछा गया सत्य नहीं है, तो यानी कि दूसरा और चौथा सत्य नहीं है, बाकी पहला और तीसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है सीधे तौर पर किस कारक के कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकी जो आंतरिक जलांश होता है उसमें परिवर्तन होता है। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पानी के आने जाने की प्रक्रिया यानी कि परासरण कहलाती है। जब कोशिकाओं के अंदर पानी प्रवेश करता है यानी कि अंतःपराशरण बोलते हैं उसको, तो कोशिकाएं फूल जाती हैं। ठीक, जबकि पानी जब बाहर निकलता है यानी कि बाह्य पराशरण जिसे बोलते हैं, तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, यह जो आंतरिक जल की मार्ग ही है जो कोशिकाओं के आकार और रंध्रों के खुलने व बंद होने की गति को तय करती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी भी पदार्थ की अवस्था चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके कारण निर्धारित होती है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कथन विकल्प दे रखा है जैसे तापमान के कारण, दाब के कारण या आयतन के कारण, तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तापमान और दाब के कारण, यानी कि ए और बी के कारण। किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस, द्रव व गैस, ठीक है, ठोस, द्रव व गैस मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, तापमान द्वारा और दाब द्वारा। तापमान बदलने पर जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो वो द्रव में बदल जा रही है, और अगर हम दाब बदल रहे हैं तो जैसे कि गैस को संपीड़ित कर रहे हैं तो द्रव में बदल जाती है। जो गैस होती है अगर उसको संपीड़ित करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगी। इसीलिए आयतन जो होता है, आयतन अवस्था का कारण नहीं है बल्कि अवस्था का परिणाम होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, यानी कि विकल्प केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? अगर हम बात करें इसमें सक्रियता श्रृंखला की, ठीक है, सक्रियता श्रृंखला, इसमें सबसे नीचे आने वाली धातु जैसे कि यहाँ पे सोना यानी कि जिसे एयू से डिनोट करते हैं, जबकि प्लेटिनम पीटी रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्रियाशील या अक्रिय होती है। ये हवा की ऑक्सीजन, नमी व अन्य गैसों के साथ आसानी से क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है। यही कारण है कि ये प्रकृति में शुद्ध और मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी मुक्त अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। असंतृप्त कार्बन यौगिकों का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो परमाणु होते हैं उनके बीच कम से कम एक द्वि या फिर त्रिबंध होता है। जिन हाइड्रोकार्बन यौगिकों में सभी कार्बन परमाणु आपस में केवल एक बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें हम संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, जैसे कि एल्केन, जिसे हम एल्केन कहते हैं। इनके विपरीत जिन यौगिकों में दो यानी कि कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक यानी कि द्विबंध यानी कि जिसे हम एल्कीन, द्विबंध होता है उसे हम एल्किन, या फिर अगर त्रिबंध होता है तो उसे हम एल्काइन पाया जाता है, तो उसे असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक कहते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनके कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम एक, द्वि या फिर त्रिबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को
कारक को विमोचित करता है जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अचेतक हाइपोथैलेमस। जो हमारे मस्तिष्क होता है उसका एक भाग है, ठीक है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स छोड़ता है। यह कारण सीधे पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिसके कारण जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक ग्रोथ हार्मोन का स्राव करती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अचेतक यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है? जब हम प्रबल अम्ल यानी कि HCl और एक प्रबल जो क्षार होता है जैसे हमारा NaOH आपस में क्रिया करते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभाव रूप से पूरी तरीके से उदासीन कर देते हैं, और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाला लवण पूरी तरीके से उदासीन होता है। हम जानते हैं कि उदासीनी जो होता है विलयन का पीएच हमेशा 7 के बराबर होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक छात्र परागण से पहले वस्तु की जो वर्तिका होती है उसको काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो जो पुष्प होता है, जैसे कि यह पुष्प है, ठीक है, इस पुष्प में जो मादा चलनांग होते हैं उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे ऊपरी वाला जो होता है उसे हम वर्तिका स्टिग्मा यानी कि बीच में जो होती है नली जैसी होती है उसे हम वर्तिका यानी कि स्टाइली, और नीचे वाला जो होता है वो ओवरी यानी कि अंडाशय। परागण के बाद परागण से जो परागकण होता है उसे निकलने वाली जो पराग नलिका होती है यानी कि पॉलन ट्यूब होती है उसे वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। यदि परागण से पहले ही वर्तिका को काट दिया जाए तो जो परागण होता है वो अंडाशय के भीतर मौजूद जो बीजांड है वो तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें निषेचन नहीं हो सकेगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? ये हमारा 25 क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चीनी को जल में घोलना। जब हम पानी से भरे गिलास में चीनी डालते हैं तो उसे घोलते हैं, जैसे ही उसे घोलते हैं तो चीनी जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और पानी का जो जल स्तर होता है वो भी ऊपर नहीं बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के जो अणु होते हैं उनके बीच खाली स्थान यानी कि अंतर आणविक यानी कि रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, चीनी के बारीक जो कण होते हैं उन्हें रिक्त स्थानों में जाकर समा जाते हैं। यही प्रयोग सिद्ध करता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हमारे आने वाले आगामी 2026 की परीक्षा में, जो कि अगस्त में होना मतलब टेंटेटिव है कि हो सकता है कि अगस्त के लास्ट वीक तक आई थिंक होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। जय हिंद।